ओके, हमने तकरीबन 50% से ज्यादा ही कर लिया है चैप्टर नंबर 1। सही है, हमने दो पार्ट्स कर लिए हैं। पहले पार्ट में हमने डेफिनेशन कवर की थी बिजनेस की और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था। सही है, फिर हमने बात की थी पर्पस ऑफ अ बिजनेस की, कि अगर आपने पर्पस को अचीव करना है तो आपने पर्पस को कम्युनिकेट करना है। पर्पस को कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजीज, टैक्टिक्स एंड ऑपरेशंस। सही है, आप कोई भी बिजनेस मैसेज बना रहे हो, विजन बना रहे हो, मिशन बना रहे हो, लेटर बना रहे हो, मेमो बना रहे हो, प्रोस्पेक्टस बना रहे हो, फ्लायर बना रहे हो, मार्केटिंग की पोस्ट बना रहे हो, सब बिजनेस कम्युनिकेशन ही है ना। आप बिजनेस मैसेज कोई भी टाइप कर रहे हो, कोई भी आप मैसेज बना रहे हो, हमेशा याद रखना कि वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि उसकी टोन होनी चाहिए ऑप्टिमिस्टिक, मोटिवेट करने वाली टोन हो, मोटिवेशनल हो, इंस्पिरेशनल हो, शॉर्ट हो, शॉर्ट, ब्रीफ, प्रिसाइज, कंसाइज, एक ही बात है। सही है, शॉर्ट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। टू द पॉइंट का मतलब क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। जेनरिक या वेग, VAGUE, वेग का मतलब होता है धुंधला। सही है, जो क्लियर ना हो। सही है, ऑब्सक्योर ना हो, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, धुंधला। सही है, आपका जो मैसेज होना चाहिए कॉन्क्रीट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, कि जो आप कह रहे हो सामने वाला बंदा वही समझे। ये सब पे अप्लाई होगा। सही है, विजन फ्यूचर के बारे में बात करता है। सही है, मिशन पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बात करता है, लेकिन फ्यूचर रिफ्लेक्ट कर सकता है। सही है, गोल्स आपके वो एम्स, वो पर्पसेस, वो टारगेट्स होते हैं जो कि जेनेरिक होते हैं, जो कि ब्रॉड होते हैं। सही है, IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में आपकी क्लास जो है लेट्स सपोज G1 में। सही है, लेकिन IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में आप एंटर होगे तो आपको जो है कैफेटेरिया भी दिखेगा, आपको नमाज एरिया भी दिखेगा। सही है, आपको बाकी क्लासरूम भी दिखेगी, एडमिन एरिया भी दिखेगा। सही है, आप तीनों को बाकी सबको छोड़ के GCR भी दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस क्या है, ब्रॉड लोकेशन है, लेकिन स्पेसिफिक क्या है, G1। आपको कहां पहुंचना है, G1 पे, लेकिन आप क्या ऐसा बोलते हैं कि आपके वाले साहब बोलेंगे चलो बेटा कहाँ छोड़ने आना है, तो बोलेंगे G1 में। तो G1 में नहीं, पहले आपको कहाँ आना पड़ेगा, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में, फिर आप वहां से G1 में आओगे, स्पेसिफिक एरिया में, ऑब्जेक्टिव। सही है, उसके बाद स्ट्रेटेजीज क्या होती है, वो एम्स होते हैं जिनको अचीव करते करते आपको 3 साल लग जाएंगे, या आप अचीव अभी कर लोगे लेकिन उसका इंपैक्ट आपको 3 साल से ज्यादा नजर आएगा। सही है, टैक्टिकल एम्स कौन से एम्स होते हैं जिनका इंपैक्ट 1 से 3 साल रहता है, और ऑपरेशनल क्या होता है जिनका इंपैक्ट 1 साल के अंदर डायल्यूट हो जाता है। कि भाई IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में कहा गया कि भाई हम लोगों ने क्या करना है कि PRC के एडमिशन करने हैं जनवरी अटेम्प्ट के, अभी चल रहा है आपका जुलाई, तो जुलाई से लेके जनवरी, आपके अगस्त से लेके जनवरी आपका बना 5 से 6 महीने। तो 5 से 6 महीने क्या है, ऑपरेशनल एक्टिविटी है ये। सही है, लेकिन अगर हम ये सोच रहे, सुनिएगा, हम ये सोच रहे हैं कि भाई नया सेशन स्टार्ट हुआ है, बच्चे जो है अभी पास करके निकले हैं, तो हम क्या करेंगे, CA में एडमिशन लेंगे, तो फिर वो क्या है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा। सही है, तो ये चीज आपके पास आपको पता चल गई। इससे इसमें रिलेटेड मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मिशन जो है, मिशन लोगों को कैसे इंस्पायर करेगा, मिशन लोगों को कैसे मोटिवेट करेगा। मिशन ऐसे इंस्पायर, ऐसे मोटिवेट करेगा कि जब वो रिलेट करेगा, जब वो रिलेट करेगा। और ये बात हकीकत है, जब मैंने MCU की बात की तो 2-3 लोगों के मैंने चेहरे खुले हुए देखे, क्यों, क्योंकि वो रिलेट कर सक रहे थे। इनको लोगों ने, है क्या बात कर रहा है ये, मेयोनियर क्या होता है, मेयोनीज सुनी, हाँ। तो उसका मतलब क्या है कि वो रिलेट नहीं कर पा रहे थे, तो वो चीज फील नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग नॉवेल्स रीड करते होंगे, जो उर्दू नॉवेल एक वक्त पे बड़े चले थे, या कोई पाकिस्तानी ड्रामा देखता होगा, अगर मैं उसकी बात करूंगा तो बोलेंगे हाँ यार ये बात बिल्कुल सही। तो हर बंदा जिससे रिलेट करता है उससे ज्यादा इंस्पायर, मोटिवेट होता है। सही है। तो मिशन स्टेटमेंट जो है ना, रिलेट करेगा किससे, विजन से, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से, इंटरनल स्टेक होल्डर से, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से, तो जाके लोग उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और फील करेंगे। अब पार्ट 3 है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिजनेसेस। मैंने आपको क्या बताया था कि बिजनेस में प्रोडक्शन तो होती ही है। चाहे आपका बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस हो, तो आपने क्या किया होगा, चीज को डायरेक्टली अक्वायर किया होगा, परचेज किया होगा, आगे उसको प्रॉफिट में सेल कर दिया होगा, ये तो गया ट्रेडिंग बिजनेस। टेबल, भाई अगर लेट सपोज तुमने नॉक किया, टक टक टक, मैंने बोला जी कम इन, अंदर आए, मैं जमीन पे बैठा हुआ, लेटा हुआ, बोला हाँ क्या काम है, बोले नहीं कुछ नहीं चलेगा। तो क्योंकि तुम देखोगे कि यार एक बंदा सर्विस दे रहा है ना, उसके पास टेबल है,
ना उसके पास फिक्सचर है, ना उसके पास एसी लगा हुआ है, ना उसके पास लाइट पंख है। सही है। तो बिजनेस करने के लिए आपको फिक्स एसेट भी तो चाहिए होता है। हाँ नहीं, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं से लेकर आ रहा है। मैं टीचिंग कर रहा हूँ अपने घर में, तो जाहिर सी बात है मुझे टेबल चाहिए होगा, चेयर चाहिए होगी, व्हाइट बोर्ड चाहिए होगा, लैपटॉप चाहिए होगा, कैमरा चाहिए होगा, इंटरनेट चाहिए होगा। तो मैं या तो क्या करूंगा, वो चीजें प्रोड्यूस करूं या मैं अक्वायर करूं। अब जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, सही है, वो भी क्या करती है, बहुत सारी चीजें अक्वायर करती है, जैसे कि प्लांट। वो प्लांट खुद जो है वो बनाती नहीं है, वो क्या करती है, प्लांट परचेज करती है और उस पर प्रोडक्शन करती है। प्लांट पता है ना आप लोगों को क्या? प्लांट वो बड़ी मशीन होती है जो कि क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग में आपको हेल्प करती है, जो मैन्युफैक्चर करके देती है बाय द वे। सही है। लेकिन कुछ कंपनी प्लांट बनाती भी है। सही है। अब अगर वो प्लांट बना रही है, तो उसका मतलब क्या है, जो प्लांट बनाने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर और जो लोहा और ये सारे जो आपको एंगल पार्ट्स वगैरह चाहिए होंगे, जो आपको इंजन चाहिए होगा, जो भी आपको बैटरी वगैरह चाहिए होगी, अब वो तो खरीदेगा ना। अब बोलेगा सर अगर वो भी बनाता हो तो उससे पहले का रॉ मटेरियल तो खरीदेगा, तो कहीं ना कहीं एक्विजिशन तो होगी। सही है। या तो आप अक्वायर करोगे या आप प्रोड्यूस करोगे, दो चीजें हो सकती है, मेक और बाय। ये डिसीजन होता है ना। भाई लेट सपोज अब्बा ने कहा कि हाँ भाई बेगम मेरे दोस्त जो है ना खाने पर आ रहे हैं, तो अम्मा का मूड जो है ना खराब होगा, तो बोले कि बाहर से मंगवा लो। सही है। अच्छा होगा तो बोले कि चलो मैं बना के खिला देती हूँ। तो यहाँ पे क्या डिसीजन होता है, मेक और बाय। सही है। तो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि वो बनाएंगी या फिर वो क्या करेंगे, खरीदेंगी। लेकिन बनाना है बिजनेस के अंदर, सही है, किसी ना किसी और बिजनेस से बना के दिया होगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि बनी बनाई चीज अल्लाह ताला ने आपको उतार के दी थी, वो रॉ मटेरियल। सही है। तो बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन तो होती ही है, पहली बात ये हो गई। फिर दूसरी बात ये है कि जब आपके पास प्रोडक्शन हो रही होती है, तो प्रोडक्शन के लिए आपको कुछ फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। सही है। जैसे कि आपको इंसान चाहिए एज लेबर, जो कि क्या करे, उस मशीन के इर्द गिर्द काम करे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सही है। फिर आपको क्या चाहिए होगा, आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, कि जिसको आप एज इनपुट दोगे तो आपके पास आउटपुट में वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट निकलेगा। सही है। आपको कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, कैपिटल वो मशीन्स, वो व्हीकल, वो बिल्डिंग कि जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो। सही है। फिर आपको वो दिमाग चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, जो कि इन तमाम एक्टिविटीज को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, सिस्टमैटिकली, एक्यूरेटली करके दे। सही है। मतलब हर चीज को प्रिसाइज करके, प्रिसिशन के साथ करके दे, वेस्टेज ना हो। सही है। ये सब कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप कंसिडर कर सकते हो बिजनेस में एज इनपुट। आप क्या करते हो बिजनेस के अंदर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एज इनपुट डालते हो। इन्हीं की क्या है, एक आपके पास आउटपुट में फॉर्म निकलती है कि लेट सपोज अगर मैं एक टेबल देख रहा हूं ना, तो इस टेबल में लेबर की लेबर नजर आ रही है। सही है। इसके अंदर जो है वो मशीन का काम नजर आ रहा है, इसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर था उसका दिमाग नजर आ रहा है। ये सारी चीजें आपको इस टेबल के अंदर रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी, तो वो आउटपुट है इन चारों चीजों का। डन? मेक सेंस? तो ये कहलाते हैं इनपुट ऑफ द बिजनेस, ये कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, और ये कहलाते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बिजनेस। ठीक हो गया? सही है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आज से पहले आप लोगों ने कभी पढ़े? किस किसने पढ़े, हैंड रेस करें। सही है। एक दो, बस दो लोगों ने, तीन। कॉमर्स वाले कौन कौन है? अच्छा, पांच छह लोगों ने पढ़े हुए। सही है। आप लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, अब हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे। आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो मॉडर्न तरीके से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाए जाते हैं, पहले वो पूरा सुन ले। फिर मैं आपको बताऊंगा कि पहले पास्ट में किस तरीके से पढ़ाया जाता था, और जो पास्ट में पढ़ाया जाता था और जो मॉडर्न तरीके से पढ़ाया जा रहा है, उन दोनों में फर्क क्या है। सही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, वो है नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि आप क्या करते हो, नेचर से हासिल करते हो। नेचुरल रिसोर्सेस वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो आप नेचर से हासिल करते हो, अपनी रॉ, अपने प्योरेस्ट फॉर्म में, अनप्रोसेस्ड फॉर्म में, जिसको इंसान ने प्रोसेस नहीं किया होता। अब देखें, अब होता यह है कि जंगल में एक आदमी जाता है, वहां से लकड़ी काट कर आता है और मार्केट में वो सेल करता है। तो जो फॉरेस्ट से लकड़ी काटने की एक्टिविटी क्या है, ये आपके पास प्राइमरी एक्टिविटी है, और इससे आप क्या हासिल कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्स हासिल कर रहे हो। ये क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी। आप क्या हासिल कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्स हासिल कर रहे हो। सही है। या फिर आपने देखा होगा कि जो वो हर्बल मेडिसिन बनती है, वो कैसे बनती है, कि जो आपके पास जंगलात में जड़ी बूटियां होती हैं, या पत्ते होते हैं, या कुछ एक्सोटिक फ्रूट्स होते हैं,
तो उनको हासिल करने के बाद क्या करते हैं, वो दवाइयां बनती है। तो जब आप जंगलात से वो चीजें हासिल कर रहे हो तो ये क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है, और वो चीजें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। इसी तरीके से आपने ये देखा होगा कि जंगल में जब लोग शिकार करते हैं जानवरों का, सही है, तो उसमें अगर लेट सपोज अगर उन्होंने शिकार किया अपनी कंजम्पशन के लिए, तो वो क्या करते हैं, गोश्त वगैरह तो वो खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनकी स्किन होती है, हड्डियां होती हैं, वो बिजनेस के लिए यूज हो रही होती है। तो वो हड्डियां और स्किन क्या है, वो आपके पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, और ये प्राइमरी एक्टिविटी है, सही है। जंगल से बाहर निकलते हैं, अब आ जाते हैं समंदर के पास, दरिया के पास। तो ये जो समंदर के अंदर मछलियां होती हैं, दरियाओं के अंदर मछलियां होती हैं, सही है, इनको हासिल करने के बाद ये जो आपके पास गुलशन गुलशन इकबाल पे जो मछली वाले बैठे हुए सारे लाइन से, तो जब मछली पकड़ के लाते होंगे तो ये क्या करते होंगे कि उनको फ्राई करके इनको मसाला वसाला लगा के आगे सेल करते होंगे। तो जब उन्होंने मछली पकड़ी तो वो क्या थी, प्राइमरी एक्टिविटी, और मछली क्या थी, नेचुरल रिसोर्स, सही है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डीप ओशन जाते हैं, वहां पे प्लांट्स निकालते हैं, वहां पे और मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, अपने बिजनेस में उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी, और वो चीजें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। इसी तरीके से जरा समंदर से बाहर निकले, पहाड़ों पे चलते हैं। तो पहाड़ों पे क्या होता है कि पहाड़ की खुदाई करके उसके अंदर से मिनरल्स हासिल किए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड होता है, जैसे सिल्वर होता है, आयरन होता है, जिंक, और बहुत सारी चीजें होती है। इसके अलावा जो है आपके पास मिनरल ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सारी चीजें वहां से हासिल की जाती है। तो ये क्या है आपके पास, प्राइमरी एक्टिविटी, और सारी चीजें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, सही है। फिर चलते हैं जरा आप बागात में। फिर ये क्या है कि आप क्या करते हैं, जमीनों में से जो है क्रॉप उगाते हैं। क्रॉप दो किस्म की हो सकती है, फूड क्रॉप या इंडस्ट्रियल क्रॉप। फूड क्रॉप में आपके पास सब्जियां, फ्रूट वगैरह सारी चीजें आ जाती है। इंडस्ट्रियल क्रॉप में कॉटन, सही है। तो ये जब आप जब इनको उगाते हो, फिर जब आप इनको क्या करते हो कि निकाल के मार्केट में लेके जाते हो, तो इनको जब आपने काटा निकाला, तो ये क्या है आपके पास, ये प्राइमरी एक्टिविटी है और ये नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ आ गई आप लोगों को। तो सर नेचुरल रिसोर्स को हासिल करना इज प्राइमरी एक्टिविटी, नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करना, नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट करना इनटू फिनिश गुड्स, तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी, वो जो लकड़ियां आपने काटी थी, आप मार्केट में आके सेल करके गए थे, तो अब क्या होगा कि वो जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा इनटू क्रिकेट बैट, सही है, इनटू फर्नीचर या किसी और चीज में। जब उसको कन्वर्ट करेगा तो उसने क्या किया कि सेकेंडरी एक्टिविटी परफॉर्म की। सेकेंडरी एक्टिविटी बाय द वे मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म हो सकती है, सही है। जैसे कि एक बंदे ने क्या किया, लकड़ी काटी और उसको शॉप पे बेच के चले गया, उसने प्राइमरी एक्टिविटी परफॉर्म कर दी। वो जो शॉप का काम था कि वो सब क्या करता था, लकड़ियों को एक प्रॉपर फॉर्म में ले आता था। वो क्या करता था, उनकी घिसाई करके, उनकी सफाई करके, उनको क्या कर देता था, बड़े बड़े डंडों में कन्वर्ट कर देता था। सेकंड एक्टिविटी परफॉर्म हुई। वो डंडे दूसरा बिजनेस लेके गया और उसने क्या किया कि उन डंडों को आपस में जोड़ जाड़ के फर्नीचर बना लिया। तो ये भी सेकेंडरी एक्टिविटी है। जब आप एक प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हो दूसरे प्रोडक्ट में, तो यह है सेकेंडरी एक्टिविटी। दूसरे प्रोडक्ट को तीसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो, सेकेंडरी एक्टिविटी। क्यों, वैल्यू ऐड हो रही है। देखो, आपने क्या किया कि लकड़ी काटी। अब लेट सपोज अगर मैं वेट के हिसाब से बात करूं, फॉर एग्जांपल 1 किलो लकड़ी जो है आपको 10 रुपए की पड़ी, सही है। लेकिन जिस बंदे ने उसको तराशा, उसको शेप दिया, जैसे उसने टाइम लगाया होगा, इलेक्ट्रिसिटी लगाई होगी, एफर्ट्स लगाई होगी, तो उसने क्या किया, अब वही 1 किलो लकड़ी जो है वो उसने बेची 25 रुपए की। तो 15 रुपए क्या है, वैल्यू एडिशन के, सही है। फिर तीसरे उसने खरीद के जब उसने फर्नीचर बनाया, तो उसमें लेट सपोज जो टोटल लकड़ी लगी थी वो 10 किलो लगी थी। अब 10 किलो का मतलब ये है कि उसने फर्नीचर बेचा 1,000 रुपए का, 250 का नहीं बेचा, 100 रुपए का नहीं बेचा, कितने का बेचा, 1,000 रुपए का। जो एक्स्ट्रा 750 रुपए थे वो किसके थे, वैल्यू एडिशन के थे। समझ आई बात। तो जब भी आप क्या करते हो कि फॉर्म, शेप, साइज, वैल्यू चेंज करते हो, तो सेकंड एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। सेकंड एक्टिविटी कब खत्म होती है, जब वो प्रोडक्ट एंड यूजर के पास चले जाता है। लेट्स सपोज सेकंड एक्टिविटी परफॉर्म हो गई, फर्नीचर रेडी है, सही है। अब यहाँ पे जो क्लास में लड़के बैठे हैं, किसी की शादी होने वाली, अब उन्होंने चलो फर्नीचर खरीदने आते, कैसे खुश हो रहे माशाल्लाह, चलो ठीक है। तो उन्होंने बोला कि चलो फर्नीचर खरीदने आते हैं। अब वो फर्नीचर खरीदने गए, तो जिस शॉप पे जाके वो फर्नीचर खरीदेंगे, अब वहां जो सेल्स पर्सन क्या कर रहा है कि आपको फर्नीचर सेल कर रहा है, ये कहलाएगी टर्शरी एक्टिविटी। तशरी नहीं, ये कहलाएगी टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि इंश्योर करती है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो जाए।
टर्शियरी एक्टिविटी इंश्योर करती है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो जाए। अब लेट सपोज जो सेल्स पर्सन है उसने बड़ा जबरदस्त तरीके से आपको सेल किया। अब उसके जबरदस्त तरीके से सेल करने से ऐसा तो नहीं होगा कि वो जो फर्नीचर 1,000 रुपए का था अचानक से उसके अंदर जो है ना और चीजें ऐड हो जाए और वो और बेहतर वर्जन हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा। सही है। या लेट सपोज जो फर्नीचर मैंने रखा हुआ है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि वो खराब ना हो जाए, तो उसके लिए मैंने एयर कंडीशनिंग भी रखी हुई है और उसके लिए मैंने जो है ना चीजों को भी साफ सुथरा रखा हुआ है, तो मैं उसकी सफाई सुथराई कर रहा हूँ, उसको एक टेम्परेचर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें वैल्यू एड नहीं हो रही है, यहाँ पे वैल्यू एड नहीं हो रही, वो जो मैं कॉस्ट इंकर कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि ये सेल हो जाए। सही है, टर्शियरी एक्टिविटी। तो बैंकिंग, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, सही है, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या है, टर्शियरी एक्टिविटी में आ जाता है। वंस प्रोडक्ट इज मेड, उसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो क्या होंगी, टर्शियरी एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जो एक्टिविटीज जाती है वो क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज। नेचुरल रिसोर्सेज फिर से वो तमाम एक्टिविटीज जिसमें आप क्या करते हो, नेचर से चीजों को हासिल करते हो अपने रॉ, प्योरेस्ट या फिर अनप्रोसेस्ड फॉर्म में। सही है। तो बिजनेस के अंदर सर मैंने सारी चीजें बता दी, इसके अलावा जमीन, भाई मुझे कोई एक ऐसा बिजनेस बता दो जो कि आपके ऊपर पीस ऑफ लैंड पे नहीं होता, कोई ऐसा बिजनेस बता दो, है कोई ऐसा बिजनेस? नहीं, हवा में कोई भी बिजनेस नहीं होता। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आपके पास अलादीन का कालीन हो तो आप उसके बैठ के इत्र बेचें। सही है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जमीन पे ही होना पड़ेगा। एक बंदा बोलेगा नहीं सर क्या बात करें, मेरा 13वें फ्लोर पे ऑफिस है, तो 13 से नीचे 12 है, 12 से नीचे 10 है, कहीं ना कहीं जमीन आएगी ना, है नहीं सर जमीन तो नीचे तो उड़ रही है। सही है, तो उसका मतलब ये है कि पीस ऑफ लैंड पे बिजनेस होता है, तो जमीन आपके लिए, वाटर, सही है भाई, वाटर बिजनेस में इस्तेमाल होता है सफाई सुथराई के लिए, पीने के लिए, इसके अलावा और बहुत सारी चीजों के लिए। कुछ बिजनेसेस तो एनर्जी से बना रहे होते हैं, तो पानी का इस्तेमाल होता है, फ्यूल का इस्तेमाल होता है, कोल का इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास बहुत सारे यूज हो रहे होते हैं। मेरे ख्याल से नेचुरल रिसोर्स पे मजीद बात करने की जरूरत नहीं है, आप तुम लोग ये पढ़ोगे ना तुम्हें हर चीज मिल जाएगी इसमें। डन। फिर दूसरा आपके पास, सॉरी पढ़ लिया, ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस आपके पास जो है वो क्या होता है कि इंसान अपनी मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करता है। सही है, और बिजनेस के अंदर वो इस्तेमाल करता है और बदले में उसको रेम्यूनरेट किया जाता है, कंपनसेट किया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता। सही है, उसको कोई ना कोई कंसिडरेशन मिल रही होती है। सही है, अब वो कंसिडरेशन कुछ भी हो सकती है, मॉनेटरी भी हो सकती है, बार्टर भी हो सकता है। सही है, तो यहाँ पे कोई ना कोई उसको कंसिडरेशन मिल रही होगी उसकी मेंटल और फिजिकल सलाहियतों को इस्तेमाल करने के लिए। सही है। अब यहाँ पे ना ये सारी बातें लिखी नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। देखें, जितना स्किल्ड लेबर होगा ना, जितना स्किल्ड लेबर होगा, तो अगर मैं एक रेंज बना दूं फिजिकल से मेंटल एबिलिटीज की, तो जितना स्किल्ड होगा ना तो वो मेंटल साइड पे ज्यादा काम कर रहा होगा, और जितना अनस्किल्ड होगा वो फिजिकल साइड पे ज्यादा काम कर रहा होगा। सही है। एक कंपनी का सीईओ, एक बड़ी कंपनी का सीईओ, वो अपनी चेयर तक नहीं लाता होगा, वो अपनी चेयर तक नहीं लाता होगा। क्यों? क्योंकि उसकी मेंटल स्किल्स फुली यूटिलाइज्ड हो रही है, कि उसको पता है कि उसने कोई हजारों डिसीजंस लेने होते हैं, और हजारों डिसीजंस उस लेवल के होते हैं कि अगर एक डिसीजन गलत हो जाएगा तो कंपनी जो है वो बंद हो सकती है। ठीक है, ऐसा होता है। सही है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी फुल मेंटल कैपेसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकल एबिलिटीज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो लेबर होते हैं, ठीक है, वो अपनी फिजिकल एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इररिस्पेक्टिव के उनको फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी का क्या हो रहा है नहीं हो रहा। सही, आपने देखा होगा कि अगर वो चीजें उठा भी रहे होते हैं तो उनको लोग कहते हैं कि भाई जरा बच के जाओ, संभल के जाओ, क्योंकि वो कहीं पे भी चीज गिरा देते हैं कहीं भी, क्योंकि दे आर लीस्ट बॉदर्ड, वो अपनी दिमागी सलाहियत का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आपके पास तीन किस्म के लेबर्स आ जाते हैं, अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड। अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड, आपके पास तीन किस्म के लेबर आ जाते हैं। आपने देखा होगा मिडिल मैनेजर्स, अगर आपने देखे हो तो मिडिल मैनेजर्स क्या कर रहे होते हैं, मिडिल मैनेजर्स जो है वो अपर मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट को कनेक्ट भी कर रहे होते हैं, अपनी मेंटल एबिलिटीज का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। ऐसी बातें, इसमें कॉन्फ्लिक्ट वगैरह रिजॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, डिसीजन मेकिंग करना, चीजों को थोड़ा सा एक्सपीडाइट करना, तो इन लोगों का काम बहुत होता है मेंटली, लेकिन फिजिकल काम भी कर रहे होते हैं, कि कभी उस तरफ जा रहे हैं, कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी यहाँ की चीजों को रिजॉल्व करें, कभी यहाँ की चीजों को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो उनकी भागम दौड़ बहुत होती है। हमने देखा होगा मिडिल मैनेजर्स भागम दौड़ी बहुत कर रहे होते हैं, तो वो कई स्केल पे कहीं ना कहीं मिड पे होते हैं, दोनों काम कर रहे होते हैं। ये चीज आपको पता इसलिए होनी चाहिए कि इंशाल्लाह जब आप लोग ग्रो करोगे, आगे की तरफ जाओगे, तो यूल फील लाइक यार मेरी फिजिकल एक्टिविटीज कम होती चली जा रही है,
तो तुम लोगों को लगेगा कि यार मैं तो लिटरली एक चेयर भी मूव नहीं करता, सही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोई गलत हरकत कर रहे हो, ये होता है, इट हैपेंस कि जब आप मेंटल साइड की तरफ जा रहे होते हो, अपने फिजिकल लेबर को थोड़ा थोड़ा करके टाटा बाय बाय करना होता है। कुछ लोग इतने एरोगेंट होते हैं, सही है, उनकी गलती नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि अभी आर्टिकलशिप शुरू नहीं हुई, अरे सर मुझसे चाय बनवा ली इन लोगों ने, मैं तो सीए का इंटर्न हूँ, सीए का ट्रेनी हूँ, अब चाय बनवा ली तो बनवा ली भाई, फिलहाल तू भी ले कब चाय, मसला थोड़ी है, सही है। तो यहाँ पे आपको आसानी हो जाएगी कि आपको स्केल पता हो, सही है। रेम्यूनरेशन भी तो अकॉर्डिंगली है। देखो जो आपके पास फिजिकल लेबर परफॉर्म कर रहे होते हैं उनकी पर आवर रेम्यूनरेशन कम होती है, और जो मेंटल लेबर परफॉर्म कर रहे होते हैं उनकी पर आवर रेम्यूनरेशन ज्यादा होती है। सर सैलरी तो मंथली बेसिस पे मिलती है, अगर भाई मंथली बेसिस पे मिल रही है, आप उसको डिवाइडेड बाय 30 करो और डिवाइडेड बाय जो आपके नंबर ऑफ आवर्स है, अगर आप 8 घंटे काम करते हो डिवाइड बाय 8 कर दो, तो आपको पर आवर रेम्यूनरेशन मिल जाएगी। भाई लेट सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में तमाम एम्प्लॉइज 10 घंटे काम करते हैं, ठीक है, 10 घंटे काम करते हैं, और जाहिर सी बात है कि 30 से डिवाइड होता है, डिनोमिनेटर हमेशा 30 होता है, भले आप सैटरडे संडे ऑफ हो, आपका सिर्फ संडे ऑफ हो, सही है, 31 दिन हो 30 दिन हो, हमेशा 30 के हिसाब से सैलरी बनती है, सही है। तो एक बंदा जो है वो पर मंथ कमा रहा है 30 लाख रुपए, जाहिर सी बात है कि वो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगा, और एक बंदा है वो 30,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है, ठीक है। तो अगर एक बंदा 30,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है, तो आप 30 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 1,000 रुपए। आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 100 रुपए। तो पर आवर कितने कमा रहा है, 100 रुपए। इसका मतलब क्या है, वो फिजिकल लेबर में इन्वॉल्व है, तो पर आवर रेम्यूनरेशन कम है। जो 30 लाख रुपए कमा रहा है, आप क्या करोगे, 30 से डिवाइड करोगे तो बन जाएगा 1 लाख रुपए, और जब आप उसको 10 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा, 10,000 रुपए। तो वो पर आवर कितने कमा रहे हैं, 10,000 रुपीज। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी पर आवर रेम्यूनरेशन ज्यादा है, और ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सही है। अगर एमसीक्यू आता है, अब इसमें बच्चा बोलेगा सर इसमें क्या कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू आ सकता है, वो ये पूछ सकता है ना कि भाई जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है उसकी रेम्यूनरेशन ज्यादा क्यों है, तो आप लिख सकते हो क्योंकि अपनी मेंटल एबिलिटी से इस्तेमाल कर रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा एक चीज मैं थोड़ा सा में डाल दूं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे है? देखो एक तो लेबर है जो कि लिटरली क्या कर रहा है कि उस मशीन में हाथ डाल के वो जो प्रोडक्शन कर रहा है, सही है। लेकिन जो आपके पास टॉप हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रहा होगा, वो मैनेज कर रहा होगा, वो इंश्योर कर रहा होगा कि वेस्टेज कम हो, एफिशिएंसी हो, काम टाइमली हो, सारी चीजों को वो इंश्योर कर रहा होगा। फिर बात करते हैं कैपिटल की, सही है। कैपिटल में देखो पहली लाइन लिखा है, टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग used to produce goods and services and get them to consumer are known as capital। ये देखो यहाँ पे दो बातें हो रही है, प्रोडक्शन, सही है, और डिस्ट्रीब्यूशन। गेट देम टू कंज्यूमर आर नोन एज, जब तुम सुबह सुबह उठते हो, सही है, और तुम आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की तरफ आ रहे होते हो, अपने किसी भी काम की तरफ जा रहे होते हो, तुम अक्सर देखते होगे जो आपके पास डेयरी शॉप्स होती हैं या जो बेकरीज होती हैं, उसमें डॉन की गाड़ी आती है, डॉन वाला डॉन नहीं, DAWN डॉन वाला, सही है, डॉन की गाड़ी तो हर जगह आ सकती है, खैर। तो यहाँ पे डॉन की गाड़ी आती है, तो उसमें से क्या होता है, अंडे बिस्किट वगैरह वहां पे रखे जा रहे होते हैं। तो सर वो जो गाड़ी है वो क्या है, कैपिटल, सही है। तुम इस क्लासरूम में बैठ के जो पढ़ रहे हो, इसमें जो टेबल, लैपटॉप, कैमरा, AC, ये क्या है, कैपिटल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेक्चर प्रोड्यूस हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, तो प्रोडक्शन और डिलीवर में मुझे इसकी भी जरूरत है, लैपटॉप की, इस स्क्रीन की भी जरूरत है। AC नहीं हो तो आप लोगों को पता है हमारा क्या हाल होने वाला है, ठीक है, वहां वाले बच्चों को तो फिर भी गर्मी लग रही होगी, सही है, मेरा फायदा है मैं बैठा हूँ, खैर। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपके पास कैपिटल है। तो कैपिटल आपके पास, अब सुनिएगा, कैपिटल आपके पास वो रिसोर्सेज हैं जो कि प्रोसेस्ड फॉर्म में होते हैं, जो कि प्रोसेस फॉर्म में होते हैं, आर्टिफिशियल फॉर्म में होते हैं, सही है। भाई यही लकड़ी जब मैंने दरख्त से हासिल की थी वो नेचुरल रिसोर्स थी, लेकिन अब उसको क्या किया, फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया गया, तो दिस इज कैपिटल, सही है। अब लेट सपोज मुझे टेबल चाहिए, मैंने कहा भाई मैं टेबल के बगैर तो पढ़ाऊंगा ही नहीं, इसका मतलब लेक्चर प्रोड्यूस और डिलीवर नहीं होगा। एडमिन फॉरन से सामने से कुछ झाड़ियां तोड़ के सर ये ले, मैं कुछ भी क्या करूंगा, बोला पढ़ाई टेबल है, तो इसका मतलब है कि मुझे लकड़ियां नहीं चाहिए, मुझे टेबल चाहिए टू डिलीवर द लेक्चर। तो हमेशा याद रखिए, कैपिटल जो आपके पास होता है वो प्रोसेस्ड रिसोर्सेज होते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास अनप्रोसेस्ड रिसोर्सेज होते हैं, और जो ह्यूमन रिसोर्स है वो आपके पास ह्यूमन फॉर्म में होते हैं, और जो कैपिटल और नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास नॉन ह्यूमन फॉर्म में होते हैं। सबको आपस में सेग्रीगेट कर पा रहे हो, कोई मसला, सही है।
मैंने अभी वो बात नहीं की जिससे अभी कॉमर्स वाले बच्चे थोड़े से परेशान हो रहे हैं, कैपिटल में वो जिक्र नहीं किया मैंने, बाद में उसकी बात करता हूँ मैं। हाँ, फिर इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक वो स्किल है जो कि क्या करती है, आपको अलाउ करती है कि आप बिजनेस को जब ओन कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, तो उसके बेनिफिट्स भी आपके, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी। तो यू आर 360 रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ योर बिजनेस, और सक्सेस में आपके पास प्रोडक्शन भी आ रही होती है। तो हर तरीके से 360 वे में आप प्रोडक्शन को देख रहे होते हो कि इसको एनर्जी कैसे प्रोवाइड करनी है। भाई जो अभी आप प्रोडक्शन कर रहे होगे, तो जब का प्लांट होगा उसको इलेक्ट्रिसिटी कैसे देनी है। आपको पता है कि जो के इलेक्ट्रिक है, एक तो मैं नाम लेता हूँ, मेरा मूड खराब हो जाता है, खैर के इलेक्ट्रिक जो है वो क्या करती है, एक इलेक्ट्रिसिटी देती है हाउस होल्ड को और ऑफिस को। सही है। वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बहुत रिड्यूस्ड वर्जन होता है, बहुत सेफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। सही है। लेकिन जो फैक्ट्रीज होती है कोरंगी, औरंगी, साइट एरिया, लांडी वगैरह में, उसमें जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, वो के इलेक्ट्रिक से डायरेक्ट पहुंचती है। वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में होती है, वो इतनी रॉ फॉर्म में होती है, उसमें इतनी फ्लक्चुएशन होती है ना, कि अगर वो डायरेक्टली किसी के घर पे छोड़ दी जाए ना, तो उसकी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाएगी, इतनी ज्यादा वो रॉ एनर्जी होती है। और प्लांट उससे चल रहे होते हैं। तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो के इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिसिटी बाय करें, डिसाइड क्या करेंगे, करनी पड़ेगी। सही है। या वो क्या कर सकते हैं कि अपने लिए कोई सोर्स ऑफ एनर्जी क्रिएट कर ले। सही है। कि विंड मिल लगा ले, या फिर आपके पास जो है वो सोलर पैनल लगा ले, वो डिपेंड करता है आपको कितनी एनर्जी चाहिए। या वो परचेज कर ले कोल वगैरह। सही है। तो उनके पास मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। तो ये कौन डिसाइड करता है, एंटरप्रेन्योर। भाई मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन होगी, या फिर जो डिलीवरी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो क्या होगी, सिस्टमैटिक होगी, ऑटोमेशन के थ्रू होगी, यानी कि हर चीज मशीन्स के साथ होगी। सही है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन। सही है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हर काम जो है वो इंसान करेगा, तो वो क्या होगी, लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन। ये डिसीजन कौन लेगा, ये डिसीजन लेगा एंटरप्रेन्योर। सही है। बात समझ आ रही है। तो ये जो तमाम डिसीजंस होते हैं ये एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से आ रहे होते हैं। ठीक हो गया। ये हो गया आपके पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे इस बुक ने कहा है, और मैं उससे 100% एग्री करता हूं, कि आपके पास 4 नहीं बल्कि 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। जिसने रीड किया बता दे। नॉलेज। नॉलेज। कैसे। तो जैसे एजेंट का काम है, हाँ वो अपने फ्लैट्स वगैरह की नॉलेज बेचेगा, हाँ, वही उससे वो प्रॉफिट कमा रहा है। जैसे आप एजेंट कर रहे हो, उससे पैसे कमा। बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन। हम लोगों ने आज तक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में नॉलेज डाली ही नहीं। सही है। मुझे एक बात बताओ कि मुझे जो है रॉ मटेरियल, या मुझे नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ से परचेज करने हैं, कितने के परचेज करने हैं। सही है। कितनी क्वांटिटी में परचेज करने हैं। सही है। किस क्वालिटी के परचेज करने हैं, नॉलेज। सही है। जब मैं लेबर हायर करता हूं, मैं क्या इसका इंटरव्यू नहीं करता, इंटरव्यू करता हूं। क्या मैं उसकी सीवी नहीं पढ़ता, सीवी पढ़ता हूं। सही है। कि लेट सपोज एक बंदे को मैंने हायर कर लिया, और उसने सबसे पहले आके मुझे ही चाकू मार दिया, मैंने पूछा तुम क्या करते हो, उसने बोला मैं तो चोर हूं। सही। तो मैंने बोला मैं तो तुम्हारा इंटरव्यू भी नहीं लिया था। तो उसका मतलब ये है कि मैं उसका इंटरव्यू लेता हूँ, उसका बैकग्राउंड चेक करता हूँ, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसकी स्किल सेट, उसको डेमो के में रख के देखता हूँ। तो ये सारी चीजें मैं नॉलेज एक्वायर कर रहा हूँ। ठीक है। मुझे जो है वो डॉन के ब्रेड जो है वो भिजवाने हैं डेयरी शॉप्स पे, तो उसके लिए क्या मैं वीगो निकालूंगा, नहीं। उसके लिए जो वो वाली वैन होती है वो निकाली जाएगी। सही है। तो गाड़ी है। सही है। तो यहाँ पे आपने ये डिसाइड करना है व्हीकल कौन सी होगी, उसका पेट्रोल कंजम्पशन क्या होगा, एरियाज कौन से होंगे। कि लेट सपोज मैंने क्या किया कि एक तरीका ये था कि भाई एक एक एरिया को कवर करते आता, पूरा यू शेप बना लेता। मैंने बोला नहीं, हर जगह जाओगे फिर आओगे, जाओगे फिर आओगे, जाओगे फिर आओगे। तो ये नॉलेज है, ये इंफॉर्मेशन है। सही है। तो आपके पास हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है, तभी आप प्रोड्यूस। चलो सब छोड़ो। लेट सपोज मुझे अगर बिजनेस करना होगा, सही है, तो मैं कौन सा बिजनेस करूंगा, कौन सा बिजनेस करूंगा मैं, इसका नॉलेज। एडुकेशन का। क्योंकि मुझे आता ही यही है। सही है। मेरी नॉलेज इसमें है, मेरे स्किल्स इसमें है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा मेरा जो बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन है ना, वो भी मेरी नॉलेज पे बेस करता है। भाई ब्रॉडवे है ना यहाँ पे, सिंधी मुस्लिम पे, तो यहाँ पे इनका एक हेड शेफ था, उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उसको ना सारे उसके जो सबऑर्डिनेट थे ना, वो उनको कहते थे बाबा। उत्तरी कराची में अक्सर ऐसे नाम रखे जाते थे, उसको बाबा कहते थे। ठीक है। तो वो बहुत मशहूर था। उसको उसको जो है ना इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट वगैरह नहीं मिलेगी, अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, उसने ब्रॉडवे छोड़ा। उसने क्या किया कि ये जो आपके पास शाहराह कायदीन पे,
उसने क्या किया, बाबा पिज्जा के नाम से एक छोटी सी शॉप लगा ली और उसने पिज्जा बेचना शुरू कर दिया। वही ब्रॉडवे वाला फ्लेवर उसने सस्ते में बेचना शुरू किया। लोगों के जब मार्केट उसने डेवलप कर ली तो उसके बाद क्या किया, उसने रेट्स अपने प्रीमियम कर दिए, फिर साथ में उसने बर्गर वगैरह सेल करना शुरू कर दिया। यानी कि हमें पता था कि जो बाबा का अगर दिमाग घूमेगा तो बाबा क्या स्टार्ट करेगा, पिज्जा बेचने शुरू करेगा, क्योंकि उसको आता ही वही है, नॉलेज। सही है। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त, बिजनेस को चलाते वक्त, सही है, एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि फाइनेंस की नीड क्यों होती है, तो मैंने बता दिया बिजनेस चलाने के लिए। लेकिन सवाल, फाइनेंस लाएंगे कहां से, सोर्स क्या होगा। मैं अपनी जेब से पैसे लगा सकता हूं, लेकिन क्या हर बार अपनी जेब से पैसे लगाना सही है? नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको मजबूर करते हैं कि आप क्या करो, आप जाते हो बोरोइंग की तरफ। सही है। फिर आप मुसलमान हो तो आपके लिए एक मसला ये हो जाता है कि आपने उस सोर्स की तरफ जाना जहां पे इंटरेस्ट ना देना पड़े। सही है। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए लैंडिंग और मुश्किल हो गई। तो ये सारी डिसीजन मेकिंग जो है किससे होती है, नॉलेज से होती है। और ये एंटरप्रेन्योरशिप तो है ही नॉलेज का नाम। ठीक हो गया। ये 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। देन तो हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और आपके पास नॉलेज। ये 5 हो गए। सही है। पहले जो आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते थे उनका नाम था सेल, CELL। कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड, लेबर। लैंड और लेबर, सर कैपिटल सेम है, एंटरप्रेन्योरशिप सेम है, लैंड और लेबर नाम अलग हो गए। तो जो लेबर है ना वो ह्यूमन रिसोर्स है। जब हम लेबर का नाम सुनते ना तो हमको लगता है एक बंदा चेनी हथौड़ी लेके टक 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 कर रहा है, तो लेबर वो नहीं होता। लेबर ये जो बैठा है वो भी लेबर है। सही है। जो आपके पास CEO होगा वो भी लेबर है। तो लेबर वर्ड थोड़ा सा ना डेरोगेटरी, थोड़ा सा स्पेसिफिक लगता है, तो उसको जनरल करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेस और अब उसको कर दिया ह्यूमन कैपिटल, थोड़ा और शशका दे दिया। नाम से इज्जत तो वैसे बेइज्जती करो, टेंशन ही नहीं है। सही है। तो एम्प्लॉय को इज्जत देने के लिए ह्यूमन कैपिटल। सही है। अदरवाइज लेबर, खाली लेबर। ठीक है, वैसे ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, नाम का फर्क है, काम सेम है। सही है। पैकेजिंग अच्छी हुई है तो बेइज्जती हो रही है। फिर बात करेंगे लैंड की। सही है। पुराने वक्तों ने, पुराने वक्त के लोगों ने, उन्होंने डिसाइड किया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बनाते हुए कि यार जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो कहाँ पाए जाते हैं, अबव द सरफेस। सही है। ऑन द सरफेस, बिलो द सरफेस। ऐसा ही नेचुरल रिसोर्सेस या फिर आपके पास जो ओशनिक या मरीन जो आपके पास लाइफ होती है, जो चीजें होती है वो आपको जमीन के नीचे मिलती है। सही है। जमीन पर आपको जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मिलता है, जमीन से ऊपर आपको दरख्त, परिंदे वगैरह सारी चीज आपको मिलती है, या जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैसेस वगैरह होती है वो आप हासिल करते हो। ठीक है। तो इसका मतलब है कि लैंड वर्ड यूज कर लिया, वो था एक इंक्लूसिव वर्ड। क्या था? इंक्लूसिव वर्ड। लैंड इंक्लूड्स एवरीथिंग। लैंड जो आपको ऑफर कर रही है वो सारी चीजें। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ लोग जाहिल होते चले गए। सही है। फिर टीचर ने बोला लैंड का मतलब क्या, वो पीस ऑफ लैंड जिसपे बिजनेस हो रहा है। तो भाई अगर आपने उसको एक्सक्लूसिव कर दिया तो मुझे एक बात बताओ, वाटर को किस कैटेगरी में डालोगे? क्या वाटर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है? तो क्या वाटर को इंसानों में डालोगे, इंसान पानी से बना है, वाह, नहीं। तो आप क्या उसको कैपिटल में डालोगे कि वाटर भी एक मशीन है, मशीन की तरह चलती है। सही है। वाटर एक सोच है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं। आप किस में डालोगे? सही, नेचुरल रिसोर्स में डालोगे। फिर कुछ लोगों ने बोला कि यार ये जो आपके पास मिनरल ऑयल होता है या जो नेचुरल गैस होती है या जो कोल होता है, जो एनर्जी सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, इसको कहां पे पार्क करोगे? तो उसको लैंड में ही रखना था। तो इसलिए लैंड को इंक्लूसिव बनाने के लिए उन्होंने वर्ड यूज कर लिया नेचुरल रिसोर्सेज। मेक सेंस? ठीक है। तभी अब लैंड नहीं बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। इसके बाद कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो सी है, नाम सही है लेकिन पहले कॉन्सेप्ट गलत था। पहले कैपिटल को कहा जाता था, सुनिएगा, पहले कैपिटल को कहा जाता था कि कैपिटल का मतलब होता है पैसे। पहले कैपिटल का मतलब पैसे, के पैसों से आप मशीन वगैरह परचेज कर सकते हो। अगर सुन लो, अगर कैपिटल का मतलब पैसे ही है ना, कि आप पैसे से मशीन खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, बिल्डिंग खरीद लो, प्रोसेस रिसोर्स खरीद लो, तो पैसे से तो ह्यूमन लेबर भी आता है, ह्यूमन रिसोर्स भी आता है। सही है। तो ऐसा थोड़ी होता कि मैं पैसे से मशीन खरीद रहा हूँ लेकिन इंसान को बोल रहा हूँ कि यार तेरा एहसान होगा जरा के काम कर दे। सही है। मैं जो ना दुआ करूंगा तेरे लिए, वो भी पैसे लेकर आएगा। तो पैसे में, लेबर में भी पैसा लिख दो। सही है। फिर नेचुरल रिसोर्सेज जो है, लेट सपोज एक बाग है, उसमें से मैंने चीजें निकालना शुरू कर दी, बोलेगा भाई भाई क्या कर रहा है, बोलूंगा ये मैं नेचुरल रिसोर्स हासिल कर रहा हूँ। तो बोलेगा पैसे तो दे मुझे, तो उसमें भी पैसे लगा देते। सही है। एंटरप्रेन्योरशिप फ्री में आ जाएगा, सर क्या दिमाग है, आप तो फ्री में काम करेंगे, अबे साले। तो उसका मतलब क्या है कि वो बोलेगा कि पैसे दो मुझे।
तो इसका मतलब है कि तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो सर इतना टाइम जाए किसी तरह से बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पैसे, बेहतरीन, स्टेक होल्डर्स की तरफ चलो, इतनी ख्वारी क्यों करवाई? सही है, चीजों को करना था कैटेगराइज। देखो मुझे एक बात बताओ, मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करूं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के 4 होंगे? नहीं सर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो हजारों, लाखों, करोड़ों होंगे। उन करोड़ों को मैंने 4 कैटेगरीज में डाल दिया। सही है, तो नेचुरल रिसोर्सेज एक इंक्लूसिव टर्म, इसमें सारे नेचुरल रिसोर्सेज आ रहे हैं। सही है, फिर आपके पास लेबर जो था या ह्यूमन रिसोर्स, उसमें सारे ह्यूमन रिसोर्स आ गए। फिर आपके पास कैपिटल था, उसमें सारी मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स वगैरह। मेरा बच्चा मुझे बोलेगा सर वो ड्रिल जो है वो क्या है, मैं बोलूंगा भाई कैपिटल है। बच्चा बोलेगा कि सर वो स्क्रू ड्राइवर क्या है, अरे भाई कैपिटल, टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल, बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है सर? बिल्डिंग तो नेचुरल रिसोर्स है ना, ये तो इसके अंदर पत्थर भी लगा हुआ है, बजरी भी लगे। अबे वो बजरी और सीमेंट को मिला के एक ऐसा मटेरियल बनाया कि वो क्या करेगा, दीवारों को होल्ड कर लेगा। दिस इज प्रोसेस्ड रिसोर्स, दिस इज कैपिटल। आप समझ आ गया? अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही बोला जाएगा। हाँ, देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अगर लेट सपोज आपने मजीद कैटेगराइज करना हो ना, तो आप उसको 2 ब्रॉड कैटेगरी में तोड़ सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स और आपके पास जो है वो नॉन ह्यूमन रिसोर्स। नॉन ह्यूमन रिसोर्स में कैपिटल और नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स में एंटरप्रेन्योरशिप और लेबर। डन? अब समझ आ गया? किसी को कोई मसला? क्या टाइम हो रहा है? अच्छा अभी 10 मिनट है। स्टेक होल्डर थोड़ा सा स्टार्ट कर देते, उसके बाद जो है आज की क्लास को ऑफ करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी का कोई सवाल? आप में से किसी का कोई सवाल? जैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ हाँ। तो ये स्टेप 2 हो गया, सेकेंडरी हो गया, लेकिन जब वो ट्रांसपोर्ट होगा तो वो टर्शरी होगा। जैसे ही वो कंजम्पशन की तरफ जाना शुरू हो जाए ना, तो फिर टर्शियरी एक्टिविटी है। मोबाइल फोन है, जब तक प्रोड्यूस हो रहा था, जैसे ही डब्बे में गया ना, अब इसकी मार्केटिंग हो रही है, इसकी टीवीसी बन रही है, इसके न्यूज़पेपर में ऐड आ रहा है, इसकी कॉस्टिंग डिसाइड हो रही है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जो बंदा हायर किया जा रहा है सेल्स का बंदा जो सेल्स कर रहा है, शॉप तक जो ट्रांसपोर्टेशन होते जा रही है, सब टर्शियरी एक्टिविटी। अब आ जाते हैं की स्टेक होल्डर्स पे। स्टेक होल्डर्स वो इंडिविजुअल्स, वो ग्रुप्स और वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आपके बिजनेस के साथ कनेक्टेड है। इंडिविजुअल एक बंदा, ऑर्गेनाइजेशन कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरा बिजनेस, ठीक है, जो आपके बिजनेस के साथ कनेक्टेड है। ग्रुप, ग्रुप का मतलब होता है एक तबका। जैसे लेट सपोज आपके पास एक ग्रुप है जो कि क्या है, अपर मिडिल क्लास की कैटेगरी में आता है, एलीट क्लास की कैटेगरी में आता है, वो आपके प्रोडक्ट को बाय करता है या आपके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करता है या आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। सही है, तो हो गया ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप क्या होता है? बहुत सारे लाइक माइंडेड या बहुत सारे जिनकी सिमिलैरिटीज हो, वो एक जगह जाके खड़े हो जाए तो क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। सही है, जैसे लेट सपोज मैंने आपको बताया कि एक कंपनी आपके साथ डील कर रही है, अगर सेम 5-6 कंपनीज आपके साथ डील करते हैं, आपको ग्रुप ऑफ कंपनीज। ठीक है, स्टेक होल्डर एक इंडिविजुअल, एक ग्रुप और एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड होगी? क्योंकि उसका आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है। उसका आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, पहली बात। सही, किस चीज में इंटरेस्ट है? कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या ऑपरेशंस है, क्या वो कर रही है, और उसके आउटकम्स क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, आउटपुट क्या है। ठीक है, और फिर तीसरी बात ये कि ये जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन से अफेक्टेड होते हैं और ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। पहली बात कि ये कनेक्टेड होते हैं, दूसरी बात इनका इंटरेस्ट होता है, तीसरी बात ये इंटरेस्टेड होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस में और उनके आउटकम्स में, और चौथी बात कि ये अफेक्ट हो रहे होते हैं और ये अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। सब 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 देखो, अब यहाँ पे लिस्ट है ना, मैं आपको लिस्ट से समझा देता हूँ। ठीक है, आपके पास 2 किस्म के स्टेक होल्डर्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल। मैं भी आपको सिर्फ इनके ना थोड़े थोड़े एट्रीब्यूट्स बता रहा हूँ, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब देखो, ओनर, ओनर बिजनेस में डेफिनेटली सबसे ज्यादा कनेक्टेड यही होता है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये अपने बिजनेस में इंटरेस्टेड होता है। क्यों? इसका इंटरेस्ट होता है प्रॉफिट्स में, इसका इंटरेस्ट होता है एक्सपेंशन में। सही है, और इसके बाद जो है ये इंटरेस्टेड होता है कि ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं और आउटकम क्या है, प्रॉफिट्स क्या है। ठीक है, ये बिजनेस से अफेक्ट हो रहा होता है, इसकी वजह से बिजनेस अफेक्ट होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में अभी एक्सप्लिसिटली नहीं बता रहा, बस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अभी के लिए समझ लो कि ये टॉप मैनेजमेंट होती है। जब ये टॉप मैनेजमेंट है तो इनकी रेम्यूनरेशन ज्यादा होगी, इनकी रिस्पेक्ट ज्यादा होगी, इनकी जो है इनका जो है करियर प्रोस्पेक्ट ज्यादा होगा। सही है, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग और ओनर्स के बाद
जो सेकंड इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो ये होते हैं, सही है। फिर उसके बाद आते हैं अदर मैनेजर्स और एम्प्लॉइज। भाई मुझे हर महीने की सैलरी मिल जाए, सही है, मुझे जो है ना कैजुअल लीव्स मिले, एनुअल लीव्स मिले, इसके अलावा मुझे जो है ना एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, सही है, इसके अलावा मुझे करियर की ग्रोथ नजर आए, ये सारा क्या है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक है, सही है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल में ये रहे आपके पास लेंडर्स। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोन प्रोवाइड करती है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन उनसे लोन लेती है तो लेंडर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। अब वो कनेक्टेड हो जाएंगे, उनका इंटरेस्ट क्या होगा, कि उनका इंटरेस्ट होगा कि मुझे एनुअली इंटरेस्ट मिले, पहली बात, कि मैं सूद खाऊं और जहन्नुम में जाऊं, मतलब इंटरेस्ट कमाऊं, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि जब मेच्योरिटी डेट आ जाए मुझे मेरी प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दी जाए। पता चला उसका दिवालिया निकल गया तो मुझे मेरी प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिली ही नहीं। अगर मैंने 10 लाख का लोन दिया है तो जो पर एनम मुझे इंटरेस्ट मिलेगा XYZ वो मिले, और 5 साल के लिए लोन दिया है तो 5 साल के एंड में मुझे प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाए, ठीक है। फिर सप्लायर्स, सप्लायर्स वो होते हैं जो आपके बिजनेस को जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं, वेंडर्स हो गए। अब यहाँ पे अगर आप रॉ मटेरियल किसी से परचेज कर रहे हो तो उसका पहला इंटरेस्ट क्या होगा, पहला इंटरेस्ट ये होगा कि देखो बिजनेस में जो खरीदो फरोख्त होती है ना वो होती है उधारी पे। तो इसका मतलब है आपने उनसे उधार में माल परचेज किया होगा तो वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द आप उनके पैसे वापस कर दो, सही है। फिर दूसरा ये होगा कि वो चाहते हैं कि आप बैंकरप्ट ना हो जाओ, या आप वो जो है ना बैड डेट ना कर दो, कि आपके पास तो पैसे लेकिन आप भाग गए। और तीसरा, आप उनके साथ जस्ट और फेयर ट्रीटमेंट रखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बिजनेसेस को ये बात पता है कि सप्लायर्स उन पर रिलाय करते हैं, ये बात तो हकीकत है। बिजनेसेस क्या करते हैं, इन सिचुएशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं, बताता हूँ कैसे। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में एक बंदा काम करता है, उसको कहा गया भाई आपने फला वेंडर से ना ये चीजें आपने क्या करना है, ये चीजें परचेज करनी है। अब वो एक वेंडर को जानता था, उसने वेंडर को बोला कि भाई हाँ कितने की है, उसने बोला यार ये 100 रुपए की है। उसने बोला एक काम कर, 200 का बिल बना, 50 तेरे 50 मैंने, सही है। अब वेंडर ईमानदार था, वेंडर ने कहा कि नहीं सर मैं ये काम नहीं कर सकता। तो उसने बोला अच्छा ठीक है एक काम कर, 200 का बिल बना, पूरे 100 रुपए मेरे, तुझे नहीं कमाने ना। उसने बोला सर आप समझे नहीं, मैं आपको गलत बिल बना के दूंगा ही नहीं। तो प्रोक्योरमेंट मैनेजर ने कहा कि फिर तू सोच ले, मैं किसी और से काम कर लूंगा, तुझे काम नहीं दूंगा। उसने बोला सर आपकी मर्जी है। अब लेट सपोज उस वेंडर को काम नहीं मिला, मुझे एक बात बताओ, उसकी ईमानदारी की वजह से उसको काम ना मिले, डज इट मेक सेंस? नहीं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि अगर आपने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट खोला हुआ है तो उनके अंदर टेंडेंसी है, उनके अंदर इस चीज का पोटेंशियल है कि वो चोरी चकारी कर सकते हैं, तो आपने कंट्रोल करना है ताकि सप्लायर्स को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उनके साथ अनएथिकल बिहेवियर ना हो। मेक सेंस? ये भी उनका इंटरेस्ट है। फिर है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट होगा, टैक्स, सही है। इसके अलावा भी है, पाकिस्तान से अगर हम बाहर निकले तो उनकी गवर्नमेंट का टैक्स के अलावा भी इंटरेस्ट होता है, जैसे कि भाई मुल्क में रोजगार बढ़ेगा, जितने बिजनेसेस उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो वो क्या हो जाएंगे, स्टेक होल्डर। नहीं हो तो पाकिस्तान का है ना, सही है। पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट हो नहीं हो टैक्स तो चाहिए ही, सही है। तो पहला हो गया टैक्स, दूसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट, तीसरा हो गया कि जितने बिजनेसेस होंगे, जितने ज्यादा बिजनेसेस होंगे उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उस साल का GDP इंक्रीज हो जाएगा। नेशनल इनकम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो जब GDP इंक्रीज होगी तो इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, सही है। तो ये भी एक स्टेक है। फिर एक और, जितने ज्यादा बिजनेसेस होंगे उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, जब आपके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा कि आप बाहर मुल्क में सेल करोगे तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, सही है। तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बेहतर हो जाएगा। ये अच्छी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, तुम लोग परेशान हो रहे हो सर ये कहाँ की बातें शुरू कर दी आपने, सही है, अच्छी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। समझो पाकिस्तान में नहीं बैठे इंशाल्लाह, सही है। तो ये जो है ना आपके पास गवर्नमेंट का स्टेक है। कस्टमर की बात करें, कस्टमर का स्टेक क्या है, कस्टमर का स्टेक होता है कि उसको जिस चीज के वो पैसे दे रहे हैं ना उसको उसकी वैल्यू मिले, सही है। आप लोगों को पता नहीं याद हो नहीं हो, क्योंकि उस वक्त आप बहुत छोटे थे, पता नहीं पैदा भी नहीं हुए होगे, क्यों मोबाइल एक वक्त पे बड़ा मशहूर हुआ था। तो क्यों मोबाइल का मसला पता है क्या था, उसकी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। भाई सस्ता मोबाइल था कि जब मोबाइल आपको 40-40 हजार रुपए के मिल रहे थे तब वही वही साइड वो 12,000 रुपए का बेचता था। अब उसमें होता है कि दो लोगों ने क्यों मोबाइल एक ही मॉडल का खरीदा, एक ही साथ एक ही शॉप से खरीदा, सही है। इसने जो खरीदा वो बिल्कुल सही था, मैंने जो लिया उसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको 12,000 रुपए में 40,000 रुपए का शशका मिल गया और मुझे 12,000 रुपए में शून्य, जीरो, तो फायदा ही नहीं हुआ मुझे। तो इसका मतलब क्या है कि कस्टमर चाहता है कि जिस चीज की वो पेमेंट कर रहा है उसको उसकी वैल्यू मिले, सही है। दूसरा वो चाहता है कि उसको कस्टमर सर्विस मिले।
प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट सेल। कि मैं दुकान में गया, उसने बोला सर आपका इंतजार था, क्या बात है, बैठिए चाय वाय पिएंगे, मैंने नहीं दी मुझे। तो मतलब पहले सर्विस अच्छी है, उसके बाद ड्यूरिंग सर इसमें ये फीचर है, फला है, ये है, वो है, उसने आपको सेल कर दिया। जैसे उसने आपको सेल किया, आप मोड़ो उसके पीछे से लाभ, चल भाग यहाँ से। अभी तो क्या है, अभी तो बेचा है। तो आप चाहते हो कि लेट सपोज जब आप वहां से चले जाओ, आप उसको फोन करो, आप उसको बोलो कि भाई इसमें ये मसले है, तो वो उसको केटर करे, आपको रिस्पेक्ट दे जो आप डिजर्व करते हो, तो ये आपका स्टेक है, ठीक। फिर बात करते हैं लोकल कम्युनिटीज की। मैंने आपको बताया था कि भाई बिजनेस आइसोलेशन में काम नहीं करता, बिजनेस के इर्द गिर्द लोग रह रहे होते हैं। दो किस्म की लोकल कम्युनिटीज हो सकती है, एक होता है बिजनेस और एक होता है ये जो हाउस होल्ड। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में दोनों लोकल कम्युनिटीज है, एक लेफ्ट और राइट पे आपके पास हाउस होल्ड है, सही। अब आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में अगर हम कोई इवेंट वगैरह करते हैं, जोर से स्पीकर्स वगैरह लगाते हैं, तो क्या होगा कि इन लोगों की लाइव्स इंपैक्ट होगी। या अगर हम इनकी घरों के बाहर बाइक्स पार्क करवा देते हैं बच्चों की, या जो लड़के अक्सर क्या करते हैं इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े होके जहाज उड़ा रहे होते हैं, तो दे डोंट लाइक इट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये इम्पैक्ट हो रहे होते हैं। या अगर लेट सपोज इनके यहाँ कोई इवेंट वगैरह होना शुरू हो जाए और यहाँ पे म्यूजिक वगैरह आना शुरू हो जाए, तो क्या होगा कि हमारा बिजनेस इंपैक्ट होगा। तो लोकल कम्युनिटीज भी क्या कर रही थी, इंपैक्ट कर रही होती है। ये हो गया हाउस होल्ड। और मैंने आपको एग्जांपल दी कि भाई पहले यहाँ पे जो है ना आपके पास तबानीस था, केएनएस था। तो केएनएस के मैं केएनएस में काम कर चुका हूं, तो केएनएस के स्टूडेंट तो यहाँ तक नहीं चल कर आते थे, बाबा जो ठेले पे चीजें बेचता है, लेकिन तबानीस के स्टूडेंट बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ पे जाते थे। तो उसका मतलब ये है कि तबानीस के होने की वजह से बाबा का बिजनेस जो है ना चलना शुरू हो गया अचानक से, सही है। जैसे ही आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस यहाँ पर आया, सही है, तो वहां के बच्चे भी वहां जाना शुरू हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके बिजनेस के पास कोई छोटा बिजनेस है ना, तो वो चलना शुरू हो जाता है। भाई शारा फैसल पे तुमने देखा होगा, सर्विस रोड पे दाल चावल वाले, चने वाले और पापड़ी वाले सारे जो है ना बैठे होते लाइन से। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ऑफिस में लोग काम करते हैं ना, उनके कैफेटेरिया में खाना महंगा मिलता है। तो वो कहते हैं कि सस्ता खाना नीचे 50 60 100 रुपए में खा लो, तो उनको फायदा हो जाता है। तो यहाँ पे वो जो ठेले वाले ना, उनका बिजनेसेस चल रहे हैं उन बिल्डिंग्स की वजह से। तुमने देखा था कि जो शेल का सॉरी जो पीएसओ का पेट्रोल पंप है, ये बिल्कुल इस पे पुल के पास, यहाँ पे बिल्डिंग में आग लग गई थी। रात को आग लगी थी, ठीक है। अब आप सोचो कि जो लोग ऑफिस से रात को गए होंगे, उनका एक जॉब होगी, जो जिनका बिजनेस था उनका बिजनेस होगा, रात को आग लगी, उनको पता है कि उन सबकी जॉब चली गई, उन सबका बिजनेस चली गया, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ ये हुआ कि वो जो नीचे सारे ठेले वाले थे, फैलाते, उनको पता है कि जो ऊपर 500 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से 200 लोग खाना खाने आते हैं, अब वो नहीं आएंगे। तो सोचो कितने लोगों के बिजनेस मुतासर हुए, लोकल कम्युनिटी, सही है। समझ आई? जनरल पब्लिक इन्होंने यहाँ पे इसलिए कैटेगराइज किया है कि ये वो तमाम लोग हैं जिनका शायद डायरेक्टली बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं हो। मैंने आपको एग्जांपल दी थी मैकडोनल्ड्स की, मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जैसे ही आपके पास ये बॉयकॉट का सेशन आया, तो इसमें क्या हुआ कि जो जनरल पब्लिक है उन्होंने भी क्या किया, डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया, जिनका कुछ लेना देना नहीं था, सही है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक, जैसे कि अक्सर होता है ऑर्गेनाइजेशन में हरासमेंट का केस सामने आता है, सही है। तो उसमें क्या होता है, जो एनजीओज होती हैं वो क्या करती है, उनका कोई लेना देना नहीं है बिजनेस से, लेकिन वो क्या करती है, उनको टारगेट करना शुरू कर देती है। तो जनरल पब्लिक, सही है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इंशाल्लाह ये मैं आपको अगली क्लास में प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा, वरना भी फायदा। तो आज की क्लास को ऑफ करते हैं। आई होप आपको स्टेक होल्डर्स समझ आ गए होंगे। किसी का कोई सवाल? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई सवाल? जी मास पूछ ले, क्या आपका सवाल है? मदिया कह रही है सर अगर स्टेक होल्डर्स इन्वेस्टर्स है तो इसको शेयर होल्डर्स क्यों नहीं कहते? सर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स में क्या डिफरेंस है? देखें, मैंने कहा कि स्टेक होल्डर्स जो है बिजनेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि वो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर्स का डिफरेंस मैं इंशाल्लाह आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर्स में क्या डिफरेंस होता है। बाय द वे, स्टेक होल्डर्स इन्वेस्टर्स नहीं होते, कुछ होते हैं, सारे नहीं होते, सही है। शबर मुस्तफा कह रहे हैं कि सर हम किस तरीके से पीआरसी 1 को प्रिपेयर करें? पीआरसी 1 के लिए मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करना शुरू करूंगा सितंबर के सेकंड वीक से, ठीक है। 4 5 6 दिन का गेम है, इससे ज्यादा का नहीं है, ठीक है। 4 5 6 दिन का गेम है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोगों ने 4 से 5 मेरे साथ क्लासेस करनी है, इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी हो जाएगी, सही है। पीआरसी 1 मास्क करे सर ये बातें सर के लिए अलग से नोट बनाने, अच्छा सर ये बताएं कि पीआरसी 5 नहीं, अलग से नोट नहीं बनाने मास, सिर्फ तुमने स्टडी स्टडी टेक्स्ट को रीड करना है, सिर्फ स्टडी टेक्स्ट को रीड करना है।
जितनी बार रीड करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारा कंटेंट बेहतर हो जाएगा, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। जो मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ एक दफा करके देख लो, मुझसे इंशाल्लाह तुम 1 महीने बाद मुलाकात करोगे, तुम्हारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को ऑफ करते हैं, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।